कोरोना काल के चलते देश के साथ प्रदेश के निर्माण कार्यों की रफ्तार भी कम हो गई थी। कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने में सरकार ने अपना ज्यादा ध्यान दिया। वैक्सीन के आने के बाद प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों, सुरंगों, फ्लाईओवर और चौड़ीकरण के लिए 2362 करोड़ के 43 प्रस्ताव को केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिलने का इंतजार है। इस साल अभी तक 147.69 करोड़ के 6 नेशनल हाईवे निर्माण प्रस्तावों को केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है। वहीं बहुत से प्रस्ताव अभी बाकी हैं। करीब 286 करोड़ रुपए वाले प्रस्ताव से 143 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाना है। इसके अलावा 573 किलोमीटर एनएच का भी चौड़ीकरण होना है। इसकी डीपीआर तैयार करने के लिए 18 करोड़ रुपए केंद्र से मांगे गए हैं, जिसके तहत टनल निर्माण की डीपीआर तैयार करने के लिए भी केंद्र को 25 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। 90 करोड़ लागत की 1.2 किलोमीटर लंबी सुरंग निर्माण के प्रस्ताव को भी हरी झंडी का इंतजार है। चुनावी साल होने की वजह से सरकार कोशिश कर रही है कि केंद्र से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाए, जिसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। कुंभ मेले की तैयारियां अपने चरम पर चल रही हैं। कुंभ में तैनात कर्मचारी कुंभ मेले की नींव हैं। प्रशासन कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर काफी सचेत दिख रहा है। हरिद्वार को वैक्सीनेशन के पहले 18,000 से अधिक वैक्सीन की डोज मिली थी। वहीं कुंभ मेले में तैनात कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के लिए केंद्र से अलग से 20,000 वैक्सीन की मांग की गई है। इसके लिए केंद्र को संपर्क किया जा रहा है। हरिद्वार जिले के तहत आने वाले सभी हेल्थ वर्करों को कुंभ से पहले टीका लगाया जाएगा। सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी का कहना है कि पहले चरण में हरिद्वार को जितनी वैक्सीन मिली है उससे सभी हेल्थ वर्करों को टीका लग जाएगा। कुंभ मेले के दौरान काम कर रहे कर्मचारियों को कोविड-19 संक्रमण से दूर रखने के लिए कुंभ प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। बता दें कि प्रदेश को पहली खेप में 1.13 लाख कोविशील्ड कंपनी की वैक्सीन मिली थी, जबकि दूसरी खेप में 92,500 वैक्सीन मिली हैं। इससे 2 डोज को मिलाकर 40,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। केंद्र के निर्देशों के अनुसार जिन हेल्थ वर्करों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जाएगी, उन्हें 4 सप्ताह के भीतर दूसरी डोज लगानी जरूरी है। वैक्सीन की 2 डोज के हिसाब से प्रदेश में 50,000 हेल्थ वर्करों को पहले चरण में टीका लगेगा। प्रदेश की बढ़ती ठंड ने लोगों के कारोबार संग अन्य गतिविधियों को भी ठंडा कर दिया है। बढ़ती ठंड की वजह से अधिकांश लोग घरों में रहने पर मजबूर हो रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार के बाद प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ, जिससे प्रदेश का मौसम भी सामान्य रहा। दिन में धूप खिलने के बावजूद सर्द हवाएं चलती रहीं। मौसम विभाग ने बताया कि पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार हो रहे हिमपात के कारण निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। निचले इलाकों में पाला पड़ने से बागवानी और खेती को काफी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं हल्द्वानी में गुरुवार को सुबह से ठंड बनी रही। शहर में अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम 5 डिग्री रहा। हल्द्वानी शहर में ऐसे कई घर हैं जहां पानी का कनेक्शन तो जल संस्थान देता है, मगर उसका भुगतान संस्थान को वापस नहीं मिलता। ऐसे घरों पर संस्थान द्वारा नजर रखी जा रही है। बकायेदारों को बकायदा चिन्हित कर नोटिस भेजा जा रहा है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद जल संस्थान को अपना राजस्व वसूली लक्ष्य पूरा करना है, जिसके लिए संस्थान ने कमर कस ली है। इस साल हल्द्वानी डिवीजन को 32 करोड़ की राजस्व वसूली का लक्ष्य मिला है। जनवरी का महीना खत्म होने को आया है और अब तक संस्थान द्वारा केवल 18 करोड़ की वसूली की गई है। मतलब सिर्फ 2.5 महीने में अभी भी 14 करोड़ की वसूली करना बाकी है। यही ध्यान में रखते हुए अभी तक जल संस्थान के हल्द्वानी डिवीजन ने करीब 5,000 से अधिक के बकायेदारों को लिस्ट बनाकर नोटिस भेज दिया है। ऐसे में अगर आप भी किसी कारणवश भुगतान नहीं कर पाए हैं तो सतर्क हो जाएं और जल्दी संस्थान से संपर्क करें। नैनीताल में बढ़ते पर्यटकों के साथ वायु प्रदूषण भी काफी बढ़ जाता है। ऐसे में पर्यावरण के साथ ही लोगों की गतिविधियों पर भी काफी असर पड़ता है। नगर के बढ़ते प्रदूषण को मापने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यहां एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित कर दिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी ने बताया कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम नगर पालिका परिसर में स्थापित किया गया है। इसे हफ्ते में 2 दिन चलाया जाएगा। फिलहाल इस सिस्टम को हल्द्वानी का स्टाफ ही संचालित करेगा। बाद में स्टाफ बढ़ने पर नैनीताल के लिए अलग से तैनाती की जाएगी। बता दें कि इससे पूर्व नैनीताल में प्रदूषण का स्तर नापने के लिए हल्द्वानी से मशीन लाई जाती थी। हल्द्वानी में भी हफ्ते में 2 दिन प्रदूषण का स्तर मापा जाता है, लेकिन अब इस समस्या का निवारण कर दिया गया है।
आगामी 24 जनवरी को बालिका दिवस पर हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए बाल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगी। इस दौरान विधानसभा के कक्ष नंबर 120 में बाल विधानसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें 1 दर्जन विभाग अपनी प्रस्तुति देंगे। हरिद्वार जनपद के बहादुराबाद के दौलतपुर गांव की रहने वाली सृष्टि गोस्वामी बीएसएम पीजी कॉलेज रुड़की से बीएससी एग्रीकल्चर कर रही हैं। मई 2018 में बाल विधानसभा में बाल विधायकों की ओर से उनका चयन मुख्यमंत्री के रूप में किया गया था। बाल विधानसभा में हर 3 वर्ष में बाल मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है। इस साल इसकी स्वीकृति और निर्देश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से दिए गए हैं। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने बुधवार को इस आशय का पत्र मुख्य सचिव ओम प्रकाश को प्रेषित किया। उन्होंने बताया कि 24 जनवरी को बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए आयोग ने एक होनहार छात्रा को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी है। उम्मीद है कि अब प्रदेश में बेटियों की आवाज भी बुलंद हो जाएगी। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य प्रदेश के दौरे पर हैं। गुरुवार को राज्यपाल अपने दूसरे दौरे पर बेताल घाट पहुंची। राज्यपाल ने बेतालेश्वर सेवा समिति के तत्वाधान में हुए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही तत्वाधान में तैयार अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, शिव मंदिर की नींव रखी। कार्यक्रम के दौरान दूर दराज के गांवों से पहुंचे ग्रामीणों को कंबल वितरित किए गए। बेबी रानी मौर्य ने कहा कि बेताल घाट जैसे सुदूर क्षेत्र में बेतालेश्वर सेवा समिति बेहतर काम कर रही है। देखा जाए तो समग्र विकास की शुरुआत हो चुकी है। समिति क्षेत्र में एक विद्यालय भी तैयार कर रही है। वहीं महिलाओं को प्रशिक्षण देने का भी काम शुरू कर दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 16 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण करने के साथ एक एम्बुलेंस भी जनता को समर्पित की गई। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि संस्थापक राहुल अरोड़ा से और लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। हर कार्य के लिए सरकार की ओर देखना ठीक नहीं है। सरकार भी जनता के भरोसे पर ही टिकी है। नैनीताल बैंक प्रदेश में बैंक का नेटवर्क बढ़ाने की तैयारियों में लगा हुआ है। प्रदेश में अभी तक बैंक की 153 शाखाएं खोली जा चुकी हैं। गुरुवार को बैंक मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन दिनेश पंत ने बैंक की उपलब्धियां, योजनाओं व वित्तीय स्थिति बताई। दिनेश पंत ने बताया कि उत्तराखंड में मार्च 2021 तक 165 जबकि 31 मार्च 2022 तक 201 शाखाएं खोली जाएंगी। अभी तक खोली गई शाखाओं में अब तक 70 करोड़ का बिजनेस हो चुका है। दिसंबर तक 100 करोड़ टोटल लाभ हुआ था, जबकि बैंक ने 45 करोड़ शुद्ध लाभ अर्जित किया है। मार्च तक इस लाभ को 60 करोड़ तक ले जाया जाएगा। अब बैंक अधिकतम 30 करोड़ तक के ऋण बांटेगा। उन्होंने बताया कि नई शाखाएं खोलने के बाद करीब 100 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बेहतरीन क्रियान्वयन पर प्रदेश सरकार द्वारा बैंक को पहला पुरस्कार दिया गया है। उत्तराखंड सरकार गौचर हवाई पट्टी को 20 सीटर डॉर्नियर विमान के उड़ाने लायक बनाएगी। नागरिक उड्डयन सचिव दिलीप जावलकर का कहना है कि अभी हवाई पट्टी के चारों ओर स्थित पहाड़ियों के होने से विमान को उड़ाने की दिक्कत हो रही है। इसमें नागकांडा की ऊंची पहाड़ी प्रमुख है। पहाड़ियों के बाईपास रास्ते से उड़ान की संभावनाओं को देखते हुए गौचर हवाई पट्टी को विकसित करने का प्रस्ताव उड्डयन मंत्रालय केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। गौचर हवाई पट्टी का विस्तारीकरण कर 150 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा करने के लिए प्रशासन से रिपोर्ट शासन की ओर से मांगी गई है। डॉर्नियर विमान के बारे में बात करें तो यह विमान 360 डिग्री रडार से लैस रहता है। यह ईंधन की बचत करने के साथ हल्का होता है। इसे वायुसेना के बाड़े में भी शामिल किया गया है। यह छोटे रनवे पर लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। यह विमान निगरानी, नागरिक व सैन्य परिवहन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बता दें कि गौचर हवाई पट्टी का निर्माण वर्ष 1996 में शुरू हुआ था। 509 नाली भूमि पर 15.5 करोड़ की लागत से 1450 मीटर लंबी हवाई पट्टी वर्ष 2000 में बनकर तैयार हुई। कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस व देहरादून पुरानी दिल्ली मसूरी एक्सप्रेस जैसी स्पेशल ट्रेनों से सफर करने वालों की जेब पहले से अधिक ढीली होने वाली है। रेलवे बोर्ड की ओर से स्पेशल ट्रेनों के किराए और आरक्षण को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो गई हैं। इसमें आरक्षण नीतियों को भी बदला गया है। अब स्पेशल ट्रेनों में कम से कम अगले 10 दिन और अधिक से अधिक 60 दिन के बीच आरक्षण की सुविधा मिलेगी। रेलवे की नई गाइडलाइन ने सभी को चौंकाया है। देहरादून से हरिद्वार जाने के लिए अब आपको 1100 रुपये देने होंगे। देहरादून हावड़ा उपासना एक्सप्रेस से तृतीय श्रेणी कोच में हरिद्वार का किराया 1100 रुपये हो गया है और स्लीपर क्लास में 415 रुपये किराया देना होगा। वहीं नंदा देवी एक्सप्रेस से हरिद्वार जाने के लिए तृतीय श्रेणी में 555 रुपये, द्वितीय श्रेणी एसी में 760 रुपये और प्रथम श्रेणी एसी में सफर करने पर 1255 रुपये किराया देना होगा। देहरादून से पुरानी दिल्ली मसूरी एक्सप्रेस में हरिद्वार जाने के लिए अगर आप स्लीपर क्लास में यात्रा करते हैं तो 315 रुपये, तृतीय श्रेणी वातानुकूलित कोच में 860 रुपये और द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित कोच में सफर करने के लिए 1160 रुपये देने होंगे।